ओले ओके। हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का इस लाइव क्लास में। तो आज हम आगे का क्वेश्चंस देखने वाले हैं। मतलब कल मैंने आपको पूरा फ्रैक्चर से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो मैंने बता दिया है, ब्रीफ में मैंने बताया है, क्योंकि हम वैसे मैंने लगभग सारा कुछ कवर कर दिया है। कुछ देखो, अगर एक एक टॉपिक पे अगर आप जाओगे तो उसमें तो आप एक एक टॉपिक पे कई दिन लग जाते हैं, कई घंटे लग जाते हैं समझने में, बट जितना इंपॉर्टेंट है ना आपके लिए वो मैंने हर एक टॉपिक कवर कर दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, क्रैश कोर्स के हिसाब से, जिस हिसाब से हमारे पास टाइम कम है उसको देखते हुए आपका जितना भी टॉपिक था ना वो पूरा इंपॉर्टेंट था वो कवर हो गया है। और जब हम गेट के क्वेश्चन देखेंगे अभी इससे रिलेटेड, तो आप देखोगे कि लगभग सारे क्वेश्चंस हमने, सारे टॉपिक मैंने कवर कर दिए थे। मतलब ये अगर आपने कल का क्लास अगर अच्छे से देखा होगा तो ये क्वेश्चंस बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, एक मिनट। तो ये क्वेश्चन हम लोग बनाए नहीं थे, आज हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन अभी आया है, रिसेंटली आया है, 2024 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो चलिए फिर ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट्स ग्रिफिथ क्राइटेरियन फॉर द ग्रोथ ऑफ द क्रैक इन ए ब्रिटल आइसोट्रॉपिक इन्फिनिटली लार्ज प्लेट विथ ए सेंटर क्रैक। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि यहां पे भी ग्राफ दिया है, ये देखो ये ग्राफ यहां पे जो शो कर रहा है, तो ये चार ग्राफ अलग अलग दिया है। इसमें ये बोल रहा है कि इस चार ग्राफ में से कौन सा ग्राफ जो है ग्रिफिथ जो क्राइटेरिया है उसको अच्छे से क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि इन द ग्राफ ये आपका ये आपका एक्चुअली ये डेल है, ये है ना, डेल एस ई इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टोटल स्ट्रेन एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, शोन बाय द सॉलिड कर्व। तो यहां पे जो डेल एस ई है, ये जो डेल एस ई है ना, ये सॉलिड जो कर्व है, जैसे यहां पे ये लाइन, यहां पे ये लाइन, ये सब क्या शो कर रहा है, चेंज इन ये मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेन एनर्जी को शो कर रहा है। ये स्ट्रेन एनर्जी, ठीक है, जो है कैसे चेंज होगा। इधर ये एनर्जी और क्रैक लेंथ के बीच ग्राफ है, देखोगे तो मतलब क्रैक का लेंथ बढ़ेगा तो ये जो स्ट्रेन एनर्जी इस पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ है। ठीक है, और यहां पे ये इसका सिंबल का क्या नाम, आई डोंट नो, पता नहीं मुझे, इसका नाम पता नहीं, टाउ है कि क्या है। मतलब ये जो है यहाँ पे जो देख रहे हो ना, ये जो लाइन है ये आपका ये टी एस जैसा है, ये जो है डॉटेड लाइन है वो किसको बता रहा है, ये सरफेस एनर्जी को शो कर रहा है। चारों ग्राफ में आप ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हो ना, ये क्या है, ये सरफेस एनर्जी को शो कर रहा है, जो डॉटेड लाइन है वो। ठीक है, यही है, इज द टोटल सरफेस एनर्जी शोन बाय द डैश्ड लाइन। एंड ए जो है, ए क्या है, वो क्रिटिकल क्रैक लेंथ है। ए जो है वो क्रिटिकल क्रैक लेंथ है, जो एरो से शो किया गया है, क्रिटिकल क्रैक लेंथ। ये जैसे यहां पे अगर आप देखो, जैसे ये आपका क्रैक लेंथ है, ये ए सी करके जो दिया है, ये ऐसे एरो शो किया है, मतलब यहां पे होगा क्रैक, ये इतना लेंथ का क्रैक है। मतलब ये एरो का मतलब क्या है कि हाँ इस लेंथ का क्रैक है। ये एरो का मतलब यहाँ पे एरो दिया है, इसका मतलब क्या है कि ये इस लेंथ का क्रैक यहाँ पे दिखा रहा है, जैसे यहाँ पे है ऐसा। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है, एट विच द क्रैक स्टार्ट ग्रोइंग, मतलब जो एसी करके दिखा रहा है ना, जो तीर का निशान, वहां से ग्रोथ स्टार्ट हो रहा है क्रैक का। आगे बोल रहा है कि द टेंजेंट ऑफ द डेल एस ई, जो डेल एस ई कर्व है, ठीक है, द टेंजेंट टू द डेल एस ई कर्व पैरेलल टू द मतलब जो लाइन है आपका सरफेस एनर्जी वाला लाइन इज शोन बाय द डॉटेड लाइन। ठीक है, मतलब ये जो डेल एस ई है इसका जो टेंजेंट है, जैसे यहां पे देखो ये आपका ये लाइन है,
चेंज इन स्ट्रेन एनर्जी का, तो इसका टेंजेंट का यहाँ पे देखो ये टेंजेंट बना हुआ है, ठीक है, जो किस में दिखा रहा है, डैश लाइन से दिखा रहा है। तो ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सा ग्राफ है जो ग्रिफिथ थ्योरी को अच्छे से एक्सप्लेन करता है या उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहां पे देखिए ग्रिफिथ थ्योरी के हिसाब से क्या है, ग्रिफिथ थ्योरी क्या बोलता है, ग्रिफिथ के हिसाब से ये होता है कोई भी क्रैक तब प्रोपगेट होगा जब चेंज इन स्ट्रेन एनर्जी जो होगी या जो डिक्रीज इन स्ट्रेन एनर्जी होगी, ठीक है, या रिलीज ऑफ स्ट्रेन एनर्जी जो होगा वो इक्वल होगा किसके, एटलीस्ट इक्वल होगा किसके, आपका सरफेस एनर्जी के, ठीक है, तब जाकर के वो क्या है, क्रैक जो है वो ग्रो करेगा, है ना। तो यहां पे अगर आप देखोगे पहले वाला ग्राफ में आपका क्रैक लेंथ है, तो इधर अगर आप प्रोपगेट करते देखो ग्राफ किधर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, ठीक है, ग्राफ यहां पे क्या हो रहा है, यहां से नीचे की ओर आ रहा है, मतलब आपका स्ट्रेन एनर्जी कम हो गया, सरफेस एनर्जी ज्यादा हो जा रहा है। इसके बाद ये ग्रो करना मुश्किल है यहाँ पे, क्योंकि जब ये ग्रो कर रहा है आगे की ओर, तो आप देख रहे हो ये ग्राफ, ये वाला जो है स्ट्रेन एनर्जी वाला ग्राफ वो नीचे चला जा रहा है और ये ऊपर की ओर जा रहा है सरफेस एनर्जी। तो भाई सरफेस एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे ज्यादा हो जा रही है ना, इस क्रैक के लिए अगर क्रैक को आप बढ़ाओगे तो यहां से पॉसिबल नहीं है ये, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या है, ये आपका क्रैक लेंथ यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो ये लेंथ क्या हो गया, क्रैक का जो लेंथ है यहां से अगर आप देखोगे ग्राफ में तो ये इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये क्रॉस करके क्या हो जा रहा है, फिर से डिक्रीज हो जा रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये आपका स्ट्रेन एनर्जी फिर से सरफेस एनर्जी के कंपेयर में क्या हो गया, यहाँ पे डिक्रीज हो गया, तो क्रैक लेंथ ऐसे पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ओके। यहां पे भी देखो ये बोल रहा है कि ये क्रैक लेंथ होगा तभी जाके इसमें प्रोपगेट होगा, तो ये भी आंसर सही नहीं है। अल्टीमेटली आपका ये जो ग्राफ है ना डी, ये आपका सही है ग्राफ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये चेंज इन स्ट्रेन एनर्जी को बता रहा है ये वाला ग्राफ, है ना, और ये आपका सरफेस एनर्जी को बता रहा है, सरफेस एनर्जी ग्राफ क्रैक लेंथ के साथ बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो क्रैक लेंथ है यहां से क्रैक का प्रोपगेशन स्टार्ट हो रहा है बोल रहे हैं। तो अगर आप यहां से ध्यान से देखो इस पॉइंट से आपका देखो जो स्ट्रेन एनर्जी है वो इंक्रीज होना चालू हो रहा है, मतलब जो अमाउंट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी जो रिलीज हो रहा है वो आपका यहां से इंक्रीज होना चालू हो रहा है, ठीक है, और अल्टीमेटली क्या हो रहा है, क्रॉस कर रहा है किसको, सरफेस एनर्जी को। तो जो रिलीज स्ट्रेन एनर्जी है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए किसके कंपेरिजन में, सरफेस एनर्जी के कंपेरिजन में, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखोगे टेंजेंट को अच्छे से, तो ये जो टेंजेंट ये आपको दिखा रहा है ये स्लोप चेंज हो रहा है, यहां से ये ग्राफ यहां से इस पॉइंट से क्या हो रहा है, तेजी से ऊपर जा रहा है, मतलब ये वाला जो होगा, ठीक है, मतलब ये वाला जो ग्राफ होगा वो सही शो कर रहा है किसको, आपका ग्रिफिथ क्राइटेरिया को, ठीक है। तो ये ग्राफ आपका क्या होगा, डी जो है ना वो आंसर होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग और एक बार अच्छे से एनालाइज कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये क्रैक लेंथ होने के बाद ये ग्राफ देखो तेजी से ऊपर की ओर जा रहा है, और अल्टीमेटली ये ग्राफ क्या है, इसका जो स्ट्रेन एनर्जी है वो ऊपर जा रहा है, स्ट्रेन एनर्जी ज्यादा हो रहा है किसके कंपैरिजन में, आपका सरफेस एनर्जी के कंपैरिजन। तो ये यहाँ पे क्रैक प्रोपगेशन का मेन क्राइटेरिया को ये फॉलो कर रहा है, ओके। चलिए फिर नेक्स्ट अब देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन मैंने कल बना लिया था, मतलब कल आप लोगों को मैं बता दिया था ये वाला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी बन चुका था अपना, ठीक है, हाँ ये वाला क्वेश्चन बच गया था, ठीक है। मोड ऑफ क्रैक प्रोपगेशन, देखो यहां पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो विथ रेफरेंस टू द स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर फाइंड द करेक्ट मैच ऑफ द नोमेनक्लेचर कॉलम 1 विद द मोड ऑफ डिफॉर्मेशन अप्लाइड टू द क्रैक इन कॉलम 2। तो देखिए जो क्रैक का जो प्रोपगेशन होता है, देखो क्रैक कैसे प्रोपगेट होता है ना, क्रैक तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है मटेरियल में, ठीक है, वहां तक, ठीक है। उसके बाद जो क्रैक प्रोपगेशन होता है वो भी एक तरह से प्रोसेस है कि क्रैक कैसे प्रोपगेट होता है। तो 3 मोड में प्रोपगेशन होता है क्रैक का, ठीक है, क्रैक प्रोपगेशन। तो क्रैक प्रोपगेशन मतलब क्रैक का लेंथ इंक्रीज होना, मतलब है ना, क्रैक का प्रोपगेट होना। तो इसमें 3 मोड होता है। सबसे पहला मोड जो होता है जिसको मोड 1 बोलते हैं,
वो होता है क्रैक ओपनिंग मोड, क्रैक ओपनिंग मोड, क्रैक ओपनिंग मोड। ठीक है, यहां पे सबसे पहले जब आप लोड लगाते हो, ठीक है, जैसे किसी मटेरियल में आपका ऑलरेडी क्रैक प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरीके से, तो जब आप यहाँ पे लोड लगाते हो तो सबसे पहले जो देखो, जब आप स्ट्रेस लगा रहे हो परपेंडिकुलर टू द क्रैक लेंथ है, क्रैक के परपेंडिकुलर आप यहाँ पे लोड या स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो, तो सबसे पहला जो मूड होता है क्रैक ओपनिंग मूड होता है, क्रैक पहले ओपन होता है। ठीक है, क्रैक पहले क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, अगर मैं ग्राफ से अगर इसमें फोटो बनाऊं ऐसा, तो क्रैक इस तरीके से ना सबसे पहले क्या होगा, आपका ओपन होगा। इस तरीके से क्रैक क्या हो रहा है, यहाँ पे ओपन हो रहा है, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्रैक ओपनिंग मोड। ठीक है, उसके बाद क्रैक ओपनिंग हो गया, फिर सेकेंड होता है इसमें मोड टू, मोड टू। इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड शियर मोड। ये सेकंड जो होता है उसको बोला जाता है फॉरवर्ड शियर मोड। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो क्रैक होता है ना वो एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से फॉरवर्ड, मतलब वो मूवमेंट करते हैं। जैसे यहां पे जैसे ये एक बॉटम वाला है, उसके बाद मान के चलिए ये तो यहां पे स्ट्रेस कैसे अप्लाई होता है, ये इस तरीके से, ये इधर की ओर लग रहा है और ये इधर की ओर। तो ये क्रैक कैसे हो रहा है, क्रैक मतलब क्रैक जो है ना इस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, और इसमें शेयर फोर्स लग रहा है, देखा जाए तो कैसे लग रहा है, शेयर फोर्स। और ये तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फॉरवर्ड शेयर मोड बोलते हैं इसको, क्योंकि ये इधर की ओर लग रहा है स्ट्रेस और ये इधर की ओर लग रहा है। तो क्रैक जो होता है ना, क्रैक इस तरीके से मूव करता है। ठीक है, ये सेकेंड होता है फॉरवर्ड शेयर मोड। जब आप स्ट्रेस को बढ़ाते रहोगे तो सबसे पहले क्रैक ओपनिंग होगा, उसके बाद क्या होगा, फॉरवर्ड शेयर मोड होता है। उसके बाद थर्ड जो मोड होता है, मोड थ्री बोलते हैं इसको, इसको लोग टीयरिंग मोड भी बोलते हैं, टीयरिंग मोड। ठीक है, या एक और नाम जैसे यहां पे क्वेश्चन में दिया गया है पैरेलल शेयर मोड, इसको पैरेलल शेयर मोड भी बोलते हैं, टीयरिंग मोड, या फिर इसी को ठीक है पैरेलल शेयर मोड, इस नाम से भी जाना जाता है इसको। इसमें क्या होता है कि जो क्रैक जो होता है इस तरीके से, इसका 3D डायग्राम बनाना पड़ेगा मुझे। और इसका जो ठीक है, ये इधर मान के चलिए जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या आता है, टीयरिंग मोड होता है। टीयरिंग मोड में क्या होगा, ये जो है ये इधर की ओर लग रहा है, फोर्स जो है, ये जो इसमें फोर्स इधर की ओर लग रहा है और इसमें फोर्स किधर लग रहा है, इधर की ओर। मतलब टीयरिंग मतलब क्या होगा, जैसे हम लोग कागज फाड़ रहे हैं ना, इस तरीके से, मतलब ये क्रैक है मान के चलिए, तो इस ऐसे डायरेक्शन में, मतलब ये अगर ऐसे बोलूं तो ऐसे ऐसे, ठीक है, ये मान के चलिए क्रैक है, तो ये किस तरह से टीयरिंग हो रहा है, जैसे किसी चीज को फाड़ते हैं ना उस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से क्या हो रहा है, टीयरिंग हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पैरेलल शियर मोड। ठीक है, इसको टीयरिंग मोड या फिर पैरेलल शियर मोड बोलते हैं। तो ये तीन मोड होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मोड वन क्या होगा, मोड वन जो होगा वो क्रैक ओपनिंग मोड होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, क्रैक जो होता है वो ओपन होता है, और ठीक है क्रैक ओपन होगा। सेकंड जो होता है वो जैसे मैंने बताया फॉरवर्ड शियर मोड होता है, सेकंड क्या होता है, फॉरवर्ड शियर मोड। और जो थर्ड होता है वो पैरेलल शियर मोड इसको बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे पी क्यू आर होगा, पी जेड होगा, पी जेड क्यू एक्स होगा, और
ये आर वाई होगा, तो यहाँ पे देखो आर वाई, ये होगा आंसर आपका बी। ठीक है, तो इसको याद रख लेना है आप लोग को, काम आएगा ये अगर और कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया उस केस में। चलिए, शायद ये क्वेश्चन भी मैंने कल कंप्लीट कर लिया था, कल मैंने ये क्वेश्चन आप लोग से कराया था। ये वाला क्वेश्चन भी कराया था क्या मैंने? एक मिनट ना, मैं देख लेता हूँ ये क्वेश्चन हमने किया है कि नहीं किया है। हाँ, ये क्वेश्चन हमने नहीं किया। ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को बोला था कि आप बनाइए, सेम टू सेम क्वेश्चन है करके। ठीक है, चलिए ठीक। हाँ, थोड़ा इसमें है कुछ डिफरेंस है, थोड़ा सा इसमें कुछ और एक्स्ट्रा दे दिया है। चलिए इसको मैं बताता हूँ। अब एकदम अगर इजी वाला क्वेश्चन होगा ना, जिसमें एकदम फॉर्मूला बेस्ड होगा, जो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, वैसा क्वेश्चन होगा, तब मैं क्या करूंगा कि आपको बोलूंगा कि आप उसको बना के आइए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें एक ट्रिक है, तो इसको मैं आपको बताता हूं। चलिए क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। ए कंपोनेंट सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस इन ए मैकेनिकल डिवाइस इज मॉनिटर्ड पीरियोडिकली फॉर क्रैक बाय एनडीटी। मतलब एक मटेरियल है जिसमें हम स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और उसको टाइम टाइम पे हम लोग उसमें क्रैक को चेक कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हम लोग उसमें उसको स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, फिर उसके बाद स्ट्रेस अप्लाई करने के बाद क्रैक को चेक कर रहे हैं टाइम टाइम पे। ठीक है, आगे बोल रहा है द एनडीटी टेक्निक कैन ओनली डिटेक्ट क्रैक बोथ सरफेस एंड इंटरनल विच आर लार्जर देन 1 mm। मतलब जो एनडीटी मेथड होता है, कोई भी एनडीटी मेथड, उसमें क्रैक जो है अगर 1 mm साइज का होगा तभी वो डिटेक्ट हो पाता है। अगर इससे कम साइज का है, 1 mm से भी कम साइज का क्रैक है, तो वो डिटेक्ट नहीं हो पाता, ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम जो क्रैक होगा, मैक्सिमम साइज ऑफ क्रैक होगा, वो कितना हो गया? 1 mm हो गया। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, कीपिंग ए 10% मार्जिन ऑफ सेफ्टी द मैक्सिमम अलाउड टेंसाइल स्ट्रेस ऑन द कंपोनेंट विल बी। मतलब आपका जो मैक्सिमम कितना स्ट्रेस आपको अलाउ अप्लाई करना, ये यहां पे पूछ रहा है। मतलब आपको 10% सेफ्टी मार्जिन लेके भी चलना है। ठीक है, अगर मैं 10% सेफ्टी मार्जिन लेके चल रहा हूं तो मैक्सिमम कितना टेंसाइल स्ट्रेस मैं अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, मतलब ये क्या पूछ रहा है, एक तरह से आपको फ्रैक्चर स्ट्रेस ही पूछ रहा है। ठीक है, मतलब जो बोल रहा है कि मैक्सिमम अलाउड स्ट्रेस, मैक्सिमम अलाउड स्ट्रेस क्या होगा? फ्रैक्चर स्ट्रेस ही होगा ना। लेकिन आप 10% सेफ्टी मार्जिन भी लेके चल रहे हो, तो हम सबसे पहले फ्रैक्चर स्ट्रेस निकाल लेते हैं, उसके बाद 10% सेफ्टी मार्जिन से भी उसको भी हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हमको यहाँ क्या निकालना है? फ्रैक्चर स्ट्रेंथ निकालना है मटेरियल का। ठीक है, देखो बाकी डिटेल दिया गया, फ्रैक्चर टफनेस दिया गया है अब तक 30 मेगापास्कल। ठीक है ना ये। एंड अज्यूम क्रैक जियोमेट्री फैक्टर ऑफ यूनिटी। तो क्रैक जियोमेट्री फैक्टर यहाँ पे क्या है? यूनिटी है, मतलब एक है। अल्फा जो होता है ना, अल्फा जियोमेट्री फैक्टर, वो यहाँ पे वैल्यू 1 है। ठीक है, तो देखिए गिवन क्या क्या चीज है, क्या क्या चीज दिया गया है। सबसे पहले ना यहाँ पे क्रैक का लेंथ दिया गया है। ये क्या बोल रहा है कि एनडीटी टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, ओनली 1 mm जो होता है साइज का क्रैक, वही हम पता लगा सकते हैं। और क्या बोल रहा है? बोथ सरफेस एंड इंटरनल, है ना। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग ध्यान रखो कि अगर इंटरनल क्रैक होता है तो हम टोटल क्रैक लेंथ कितना लेते हैं? 2c लेते हैं। ठीक है, अगर कोई इंटरनल क्रैक होता है, अगर मटेरियल में क्रैक अगर इंटरनल होता तो इसके लेंथ को कितना लेते हैं? 2c, है ना, 2c के बराबर लेते हैं। लेकिन अगर यही सरफेस में रहता है तो उसका हाफ नहीं लेते, उसका पूरा वैल्यू लेते हैं, वो c के बराबर होता है। ठीक है, तो वही क्रैक अगर सरफेस में है तो c होगा, और अंदर है तो 2c होता है। ठीक है, और c को हम क्या बोलते हैं? c को क्रिटिकल क्रैक लेंथ भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, अगर क्रिटिकल क्रैक लेंथ कहीं पे बोला जा रहा है मतलब वो c की बात किया जा रहा है, न कि 2c की बात किया जा रहा है। ठीक है, ये याद रखना, आगे काम आएगा। तो देखो यहां पे बोल रहा है कि भाई 1 mm क्रैक है बोथ सरफेस एंड इंटरनल, एंड इट इज नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक से हम पता कर रहे हैं। मतलब आपको c की वैल्यू क्या लेनी है? यहाँ पे 1 mm ही लेनी है।
क्योंकि यहां पे ये बोल रहा है कि बोथ सरफेस और इंटरनल, तो मान के चलिए सरफेस में हमने 1 mm क्रैक डिटेक्ट किया, तो हम सी की वैल्यू को 1 mm ही लेंगे। 1 mm मतलब 10⁻³ मीटर। ठीक है, ये क्रैक लेंथ हो गया। आगे क्या दिया है, फ्रैक्चर टफनेस दिया है, मतलब यही क्रिटिकल स्ट्रेस इंटेंसिटी फैक्टर, वही चीज है। फ्रैक्चर टफनेस कितना है, 30 मेगापास्कल। ठीक है, √m। ओके, और अल्फा क्या दिया है, यूमेट्री फैक्टर, इसको 1 लेने की बात किया जा रहा है, यूनिटी मतलब 1। तो यहां से आपको क्या निकालना है, फ्रैक्चर टफनेस निकालना है। तो सबसे पहले फ्रैक्चर टफनेस निकालेंगे, फिर उसका 10% मार्जिन, ठीक है, सेफ्टी लेके चलेंगे, 10% मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालेंगे। ठीक है, तो बहुत इजी है, फॉर्मूले के हिसाब से हमको पता है कि फ्रैक्चर टफनेस KIC इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एफ, है ना। वैसे तो यहाँ पे अल्फा होता है, लिख देता हूं मैं, अल्फा सिग्मा एफ √πc। तो यहाँ पे KIC फ्रैक्चर टफनेस कितना है, 30 मेगापास्कल है, तो उसको मैं मेगापास्कल को रहने देता हूं, मेगापास्कल में ही, क्योंकि हम इससे क्या होगा, जो हमारे स्ट्रेस का वैल्यू आएगा वो भी किस पे रहेगा, मेगापास्कल में रहेगा। ठीक है, अल्फा की वैल्यू तो 1 है, सिग्मा एफ आपको निकालना है, इसमें क्या है, पाई इंटू क्रैक लेंथ कितना है, 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो सिग्मा एफ कितना हो जाएगा यहाँ पे, 30/√π इंटू 10⁻³ ठीक है, इजी है। अब इसको सीधा कैलकुलेटर से निकाल लीजिए वैल्यू को। (30/π इंटू 10⁻³) ठीक है, ये कितना आ गया, यहाँ पे हमारा आंसर आ गया है। फ्रैक्चर टफनेस जो आया है ना, वो क्वेश्चन में आया है 535.23 मेगापास्कल। ठीक है, अब ये आंसर नहीं है अभी भी, क्योंकि एक और क्राइटेरिया यहाँ पे जैसे दिया है क्वेश्चन में कि आपको क्या लेना है, 10% सेफ्टी मार्जिन भी लेना है। ठीक है, 10% सेफ्टी मार्जिन लेना है, मतलब ये तो फ्रैक्चर टफनेस हो गया, लेकिन हमको स्ट्रेस इससे 10% कम रखना है। कहने का मतलब क्या है कि ये तो फ्रैक्चर टफनेस है, मतलब या फ्रैक्चर स्ट्रेंथ है, मतलब ये इस स्ट्रेस में आपका मटेरियल फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको 10% कम रखना है। ठीक है, हमको क्या रखना है, 10% इससे कम रखना है। ठीक है, तो उस केस में आप कैसे करोगे, अगर आपको इसमें 10% कम रखना है तो दो तरीके से इसको किया जा सकता है। तो आप सिंपली इसको कर क्या सकते हो, अगर 10% आपको सेफ्टी लेना है ना, सेफ्टी मार्जिन कितना करना है, 10%। तो यहां पे ले सकते हो आप सिग्मा अप्लाइड इज इक्वल टू मतलब इसको आप सीधा अगर चाहो तो ऐसा कर सकते हो, सिग्मा एफ अपॉन 1 प्लस 1.1। ठीक है, ऐसा करोगे तो इससे क्या हो जाएगा, आपको 10% सेफ्टी मार्जिन मिल जाएगा। ठीक है, ये 0.1 क्या चीज को दिखा रहा है, 10% को दिखा रहा है। ठीक है, ये आपको किसको दिखा रहा है, 0.1 10% को शो कर रहा है। ठीक है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, यहाँ पे 535.23 डिवाइडेड बाई 1.1। ठीक है, 10% है इसलिए हम लोग 1.1 लिखा है। अगर इसी को 20% बोलते तो हम 1.2 लेते, 30% बोलते तो 1.3 लेते। ठीक है, तो 535.23 डिवाइडेड बाई 1.1, तो ये लगभग आ जाता है सिग्मा अप्लाइड स्ट्रेस, या मतलब वही है जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, कितना है 486.57 मेगापास्कल। ये आपका आंसर है, ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, फाइनल आंसर ये होगा। ठीक है, तो काफी इजी था, बनाना इजी था।
वही हमने इक्वेशन यूज किया, फॉर्मूला जो बार बार यूज करते हुए आ रहे हैं, बस हमको ये 10% वाला ये चीज हमने आगे लास्ट में किया है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इजी है ये, 2019 में पूछा गया था। ये क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ इंटरनल क्रैक इन टू सैंपल्स ऑफ द सेम ग्लास इज मेजर्ड टू बी C1 इज इक्वल टू 0.5, मतलब एक ही सेम ग्लास था, ठीक है। लेंथ ऑफ इंटरनल क्रैक इन टू सैंपल, मतलब सैंपल दो था, दो सैंपल कितना था, दो ठो सैंपल था और दोनों ग्लास का था, ठीक है। दो सैंपल है, दोनों ग्लास का है। बोल रहा है कि एक में, ठीक है, ऑफ द सेम ग्लास इज मेजर्ड टू बी, है ना, C1, एक में जो क्रैक था, एक में जो क्रैक प्रेजेंट था उसमें C की वैल्यू कितनी थी, 0.5, ठीक है। और दूसरे में ये C1 ले लो, दूसरे में कितना था, C2 की वैल्यू 2 mm, मतलब एक में C1 की वैल्यू कितनी है, 0.5 एक सैंपल में, दूसरे में C की वैल्यू कितनी है, 2 mm। C1 C2 इसलिए दिए क्योंकि अलग अलग सैंपल का है, ठीक है। आगे बोल रहा है द रेशियो ऑफ σ1 σ2 द फ्रैक्चर स्ट्रेंथ ऑफ द टू सैंपल, मतलब यहां पे दिया क्या गया है, गिवन तो मैंने वहां बता दिया है। यहां पे क्या बोल रहा है कि आपका σ1 मतलब पहले सैंपल का फ्रैक्चर स्ट्रेंथ, है ना, और दूसरे सैंपल का फ्रैक्चर स्ट्रेंथ का रेशियो क्या होगा। सैंपल 1 जिसमें C की वैल्यू 0.5 है, सैंपल 2 जिसमें C की वैल्यू कितनी है, 2 mm है, ठीक है। ये हमको निकालना है, ठीक है। तो हमको फॉर्मूला पता है, ग्रिफिथ थ्योरी से हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था। वो फॉर्मूला क्या है, फ्रैक्चर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू अंडर रूट 2E कैपिटल E गामा डिवाइडेड बाई पाई C। ये बहुत ही फेमस और बहुत ही यूजफुल क्या है, फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा बार यूज होने वाला है अभी ये, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप देखो कि फ्रैक्चर स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ C, सिग्मा F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ C, मतलब क्रैक लेंथ। तो यहां पे क्या बोल रहा हूं मैं, सिग्मा F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ क्रैक लेंथ, ठीक है। तो बस इसी को अप्लाई करो आप, है ना। मान के चलिए फर्स्ट सैंपल का मैं ले रहा हूं फ्रैक्चर स्ट्रेंथ σ1 और दूसरे सैंपल का ले रहा हूं मैं σ2। ये पहले सैंपल का फ्रैक्चर स्ट्रेंथ है, ये दूसरे सैंपल का फ्रैक्चर स्ट्रेंथ है, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब इधर अगर ऊपर में अगर σ1 है तो नीचे में आपको C1 लेना पड़ेगा, ये σ2 है तो इधर आपको C2 लेना पड़ेगा। याद रखना इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऐसे ही लेना है, सिंपल सा मेथड है। σ1 है तो इधर ऊपर में σ1 है तो दूसरी तरफ इसमें C1 है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। डायरेक्टली होता है तो इधर σ1 है तो इधर C1 होता है, ठीक है। अभी अंडर रूट में है तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए C1 C2 कितना है, देखो C2 आपका 2 mm है, तो सिंपली आप 2 कर दो, डिवाइडेड बाय C1 कितना है, 0.5 है, तो यहाँ पे क्या कर दो, सिंपली 0.5। रेशियो तो निकालना है ना, रेशियो निकालोगे तो यहाँ पे कोई अब यूनिट वगैरह चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों mm में है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो σ1 डिवाइडेड बाय σ2 क्या हो जाएगा, इसका आंसर आएगा अंडर रूट 4, है ना, अंडर रूट 4 आएगा ना, 2 डिवाइडेड बाई 0.5। तो σ1 σ2 का रेशियो कितना आ जाएगा, σ1 और σ2 का रेशियो आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। बस सिंपली इतना ही है इसमें, है ना। तो ये है बी आंसर यहाँ पे, ओके। बहुत इजी था ना, ठीक है। ऐसे और क्वेश्चंस आएंगे, तो और जो क्वेश्चंस आएंगे वो उसको मैं आपको नहीं सॉल्व कराऊंगा, वो आपको सॉल्व करना है, वो आपको प्रैक्टिस करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आसान वाला तो। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन में आ जाइए, 2017 का क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, ए ब्रिटल मटेरियल, ठीक है, ब्रिटल मटेरियल है। देखो अगर ग्रिफिथ इक्वेशन की बात की जा रहा है मतलब ब्रिटल मटेरियल ही होगा, क्योंकि ग्रिफिथ इक्वेशन, ठीक है, कहां पे अप्लाई होता है, ब्रिटल मटेरियल, इसलिए आप ज्यादातर क्वेश्चन में देखना ब्रिटल मटेरियल का ही जिक्र है हर जगह पे,
ठीक है, तो देखो ये बोल रहा है ए ब्रिटल मटेरियल यंग मॉडुलस इज इक्वल टू 60 गीगा पास्कल। एक ब्रिटल मटेरियल है जिसका यंग मॉडुलस कितना है, 60 गीगा पास्कल है, एंड सरफेस एनर्जी कितना है, 0.5 जूल पर, ये होगा पर, होगा एक्चुअली पर मीटर स्क्वायर, एंड हैज ए क्रैक ऑफ लेंथ 2 माइक्रोमीटर। द फ्रैक्चर स्ट्रेंथ ऑफ दिस मटेरियल इज, ठीक है, ये सब है फ्रैक्चर स्ट्रेंथ, यहां पे आपको निकालना है। तो सबसे पहले ये लिखो कि गिवन क्या क्या है, और गिवन को भी बड़े ध्यान से लिखते हैं, है ना। सबसे पहले आपको यंग मॉडुलस दिया, मतलब कैपिटल ई की वैल्यू दी गई है, कितना है, 60 गीगा पास्कल है। ओके, मतलब आप 60 इंटू 10 की पावर 9 पास्कल हुआ, ये पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सरफेस एनर्जी गामा, ये क्या है, 0.5 जूल पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और आगे दिया है क्रैक लेंथ। अब यहां पे ध्यान से देखो, सरफेस क्रैक लेंथ दिया है। याद रखना मैं क्या बोला था कि अगर सरफेस क्रैक लेंथ देता है तो जो वैल्यू है वही क्या होगा, सी की वैल्यू होगी। क्रिटिकल क्रैक लेंथ इसी को बोलते हैं। अगर सरफेस में है तो जो दिया है वही वैल्यू को लेना है आपको, 2 माइक्रोमीटर, मतलब 2 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। अगर इंटरनल रहता तो आपको हाफ करना पड़ता, आधा करना पड़ता इसका, क्योंकि अंदर रहते तो 2c होता है, सरफेस में है तो वही c है। तो फ्रैक्चर स्ट्रेंथ कितना होगा, तो एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पता है, अभी मैंने जस्ट लिखा था, है ना। फ्रैक्चर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला ग्रिफिथ इक्वेशन से, सिग्मा एफ इज इक्वल टू क्या होता है, √2 कैपिटल ई गामा डिवाइडेड बाई पाई इंटू सी, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले में तब सब वैल्यू को रखते जाओ आप। सिग्मा एफ इज इक्वल टू √2 इंटू ई है, ई यहां पे क्या है, यंग मॉडुलस है, 60 गीगा पास्कल है जिसकी वैल्यू, ये 60 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है, इंटू क्या है 2 पाई गामा, गामा की वैल्यू कितनी है, 0.5 है, तो ये हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई पाई इंटू सी, तो पाई की वैल्यू तो पाई रख दो, इंटू सी की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोमीटर है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -6 मीटर। बस कैलकुलेटर में डालो, आपका आंसर निकाल लो। तो 2 इंटू 60 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 2 इंटू 10 की पावर -6, ये लगभग आ रहा है 97 कुछ आ रहा है, मेगा पास्कल में पूछा है ना क्वेश्चन में। तो फ्रैक्चर स्ट्रेंथ इन मेगा पास्कल, है ना। याद रखना मेगा पास्कल होता है तो कैसे करना है आपको पता है ना, क्योंकि देखो अगर आप कैलकुलेटर में डालते हो तो कैसे लिखा जाएगा, वैल्यू कैसे आता है, ऐसे आता है 97720 ऐसा करके आएगा पास्कल। ये भी पास्कल में है, मेगा पास्कल में नहीं है ना। तो मेगा मतलब 10 की पावर 6, तो आपको यहां से गिनना चालू करो, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या होगा 97.72, है ना, इंटू 10 की पावर 6 हुआ ना पास्कल। तो ये 10 की पावर 6 को तो मेगा बोलते हैं, है ना। तो कितना होगा 97.72 मेगा पास्कल, ये होगा आपका आंसर, ये होगा आपका आंसर 97.72 मेगा पास्कल। चलिए फिर ऐसा अगर सेम टू सेम आप क्वेश्चन होगा तो आप लोग को बनाना है वो, ठीक है, मैं इसको आपको प्रैक्टिस के लिए वहां पे छोड़ दूंगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, ए ग्लास प्लेट हैज 2 पैरेलल क्रैक्स, वन ऑफ देम इज एन इंटरनल क्रैक ऑफ लेंथ 5 माइक्रोमीटर। मतलब एक ग्लास प्लेट है जिसमें 2 क्रैक है, एक तो भाई आपका इंटरनल क्रैक है 5 माइक्रोमीटर का, एंड अदर इज सरफेस क्रैक ऑफ लेंथ 3 माइक्रोमीटर। मतलब यहां पे 2 क्रैक है मटेरियल में, ठीक है। एक आपका क्या है
सरफेस में क्रैक है ना। इसका क्या है, 3 माइक्रोमीटर है लेंथ, इसका इसका कितना है, 3 माइक्रोमीटर का लेंथ है। और एक है आपका इंटरनल क्रैक, इंटरनल क्रैक, ये इसका साइज क्या है, 5 माइक्रोमीटर है। ठीक है, 2 क्रैक है, ये बोल रहा है, ये 2 पैरेलल क्रैक है। आगे बोल रहे हैं ए टेंसाइल स्ट्रेस वाज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द क्रैक। तो यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस हम अप्लाई कर रहे हैं क्रैक के परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द क्रैक सरफेस। द फ्रैक्चर स्ट्रेस इज, तो यहाँ पे क्या निकालना है, फ्रैक्चर स्ट्रेस आपको निकालना है। क्या निकालना है, फ्रैक्चर स्ट्रेस आपको निकालना है। आगे क्या दिया है, यंग मॉडुलस दिया है। यंग मॉडुलस मतलब कैपिटल ई 70 गीगापास्कल दिया है यहाँ पे। ठीक है, मतलब 70 इंटू 10 की पावर 9। आगे क्या बोल रहा है, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, तो सरफेस एनर्जी गामा 1 जूल पर मीटर स्क्वायर दिया है। ठीक है, तो आपको सिंपल क्या निकालना है, सिग्मा एफ। अब वही है, सेम फॉर्मूला यूज करो आप। ठीक है, सिग्मा एफ इज इक्वल टू क्या होगा, सेम फॉर्मूला यूज करो। अब यहां पे बात आएगी कि भाई 2 ठो क्रैक दिया, तो उसके लिए आप कैसे करोगे। अब तो 2 क्रैक दिया है, एक तो इंटरनल भी दिया है और एक सरफेस भी दिया है, तो क्या दोनों वैल्यू को जोड़ोगे क्या, या कुछ और करोगे। तो देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, जोड़ना वगैरह कुछ भी नहीं है। ठीक है, ग्रिफिथ के हिसाब से क्या होता है कि वो क्रैक जल्दी प्रोपेगेट करेगा जिसका लेंथ ज्यादा होगा, या जिस क्रैक के टिप में, ठीक है, क्रैक के टिप में स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू जो है आपका कोहेसिव जो थ्योरेटिकल वैल्यू है उसमें, है ना, उसकी वैल्यू के बराबर हो जाएगी, तब जाके क्रैक होगा। ठीक है, मतलब एक ही क्रैक ऑपरेट होगा। ठीक है, वो क्रैक कौन सा होगा, जिसका लेंथ सबसे ज्यादा बड़ा होगा, या वो सकते हो क्रिटिकल क्रैक लेंथ जिसमें सबसे ज्यादा बड़ा होगा। क्रिटिकल क्रैक लेंथ किसको बोलते हैं, सी। ठीक है, तो क्रिटिकल क्रैक लेंथ होता है सी। तो यहां पे ध्यान से देखो, इंटरनल क्रैक है। ठीक है, इसको मैं अभी हटा देता हूं। इंटरनल क्रैक है ना, इंटरनल क्रैक, इंटरनल क्रैक, इसका मतलब क्या है, 2C है, 2C इज इक्वल टू 5 है, 5 माइक्रोमीटर है। तो क्रिटिकल क्रैक लेंथ कितना निकल के आ गया, 2.5 आ गया, आधा हो जाएगा ना 5 का। क्रिटिकल क्रैक लेंथ कितना निकल गया, 2.5। लेकिन भाई अगर जो सरफेस में है, जो क्रैक, सरफेस में जो क्रैक है उसकी वैल्यू सीधा होती है सी, तो सी इज इक्वल टू कितना आ गया इसके लिए, 3 माइक्रोमीटर। तो सरफेस वाला जो रहता है उसको, जैसे बार बार बता रहा हूं मैं, हाफ नहीं करना है। तो यहां पे किसकी वैल्यू ज्यादा है, ये सी, मतलब 3 माइक्रोमीटर की वैल्यू ज्यादा है, तो आपको फॉर्मूले में ये यूज करना है 3 माइक्रोमीटर। ठीक है, ये यूज नहीं करना 2.5 या फिर 5 माइक्रोमीटर, वो यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखना, बस इस क्वेश्चन में वही ट्विस्ट है, फिर कुछ भी नहीं है। तो सी की वैल्यू यहाँ पे ये 3 माइक्रोमीटर ज्यादा बड़ा है, तो सी की वैल्यू यहाँ पे फॉर्मूले में 3 माइक्रोमीटर ही रखोगे। तो सिग्मा एफ इज इक्वल टू 2E गामा डिवाइडेड बाई पाई सी। ठीक है, तो सिग्मा एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 70 है ना वैल्यू, 70 गीगापास्कल है, तो 70 इंटू 10 की पावर 9 इंटू गामा की वैल्यू 1 ही है। ठीक है, तो 1 नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन तो भी लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय पाई इंटू सी। सी की वैल्यू आपको 3 माइक्रोमीटर है, तो 3 इंटू 10 की पावर -6। तो सिग्मा एफ सिंपली आ जाएगा, देखिए कितना आएगा, 2 इंटू 70 इंटू 10 की पावर 9, हाँ, डिवाइडेड बाई पाई इंटू 3 इंटू 10 की पावर -6। तो ये लगभग आ जाता है आपका 1218789 पास्कल। अब देखो आपके कैलकुलेटर में ऐसे आते तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, बस आप कैलकुलेटर में गिन लो कि कितना है ना, 6 वैल्यू कितना आ रहा है, तो 1 है ना, 1 2 3 4 5 6 लगभग ये आ रहा है 121.87। दशमलव के बाद, पॉइंट के बाद क्वेश्चन में देख लो कि नियरेस्ट इंटीजर कितना बोला है, 2 बोला है, 3 बोला है। ज्यादातर बड़ी वैल्यू में 2 लिख दोगे बहुत होता है। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू है ना, तो यहाँ पे आप पॉइंट के बाद 2 लिख दोगे तो भी चलेगा। पॉइंट के बाद हमने लिख दिया
121.87 मेगा पास्कल। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, ये देखो 121.87 मेगा पास्कल। चलिए ये क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये नए नए क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर रिपीटेड क्वेश्चन होगा, एकदम ज्यादा रिपीटेड होगा तो मैं नहीं बताऊंगा, उस केस में आपको बनाना है। ये कुछ नया है इसमें, इसलिए मैं इसको और बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ब्रिटल मटेरियल इज मैकेनिकली टेस्टेड इन मीडियम पी इन विच इट वॉज सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी गामा जो है, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक मीडियम है जिसका नाम P है, वहां पे सरफेस एनर्जी कितना है गामा, वो कितना सरफेस एनर्जी 0.9 है, 0.9 जूल पर मीटर स्क्वायर। आगे बोल रहा है दिस मटेरियल हैज ए फ्रैक्चर स्ट्रेंथ ऑफ 300 मेगा पास्कल। तो इस सरफेस एनर्जी वाले मीडियम में हमको फ्रैक्चर स्ट्रेंथ कितना मिल रहा है 300 मेगापास्कल, 300 मेगापास्कल। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, द सेम सॉलिड कंटेनिंग द सेम फ्लॉ, मतलब सेम मटेरियल है, उतना ही साइज का फ्लॉ है ना, जो क्रैक का साइज है वही सेम है, इज देन टेस्टेड इन मीडियम क्यू। तो दूसरे मीडियम, मतलब मीडियम क्यू में है ना, इसको टेस्ट किया गया है ना, तो वहां पे क्या है y की वैल्यू, वहां पे y मतलब गामा की वैल्यू क्या है वहां पे, इसको मैं 2 दे देता हूं नाम। ठीक है, इसको मैं गामा 1 दे देता हूं, इसको गामा 2 दे देता हूं, तो इसकी वैल्यू कितनी है 0.1 जूल पर मीटर स्क्वायर। आगे बोल रहा है द फ्रैक्चर स्ट्रेंथ इन मीडियम क्यू, तो यहाँ पे फ्रैक्चर स्ट्रेंथ मीडियम क्यू में निकालना है, सिग्मा 2 मतलब मान के चलिए निकालना है। ठीक है, इसको मैं सिग्मा 1 नाम दे देता हूं। जब भी ऐसा कुछ आता है ना तो सिंपल आप क्या नाम दे दो, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, तो यहां पे आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे इसको मैं 1 दे दिया, इसको 2 नाम दे दिया। ठीक है, हमेशा क्या कर रहे हैं, देखो जब ऐसा वाला क्वेश्चन आता है जिसमें हम लोग सिंपल है ना प्रोपोर्शनैलिटी के बेस पे बनाते हैं, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी के बेस पे ही बनने वाला है, तो हमेशा ये करना जिसके करस्पॉन्डिंग जो है ना उसको एक ही नाम देना। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से अगर सरफेस एनर्जी 0.9 है तो इसका फ्रैक्चर स्ट्रेंथ 300 है, तो आप इसको गामा 1 दे दो और इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है उसको हम 1 नाम दिए हैं सिग्मा 1, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्रैक लेंथ भी दिया होता तो हम उसको भी C1 देते, अगर क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग है ना, तो जो जिसके करस्पॉन्डिंग है उस हिसाब से नाम देना है। अगर है ना इतने सरफेस एनर्जी में इतना स्ट्रेंथ मिल रहा है तो दोनों को 1 नाम दो, है ना, और ये इसको हम 2 दे दिए। ठीक है, 0.2 है तो यहां से जो फ्रैक्चर स्ट्रेंथ मिलेगा उसको हमने सिग्मा 2 दे दिया, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होता है फिर। ठीक है, तो ये बहुत आसान है क्वेश्चन ये तो, क्योंकि देखो फॉर्मूला हमको पता है भाई, सिग्मा एफ इज इक्वल टू √2e गामा डिवाइडेड बाई पाई सी, मतलब सिग्मा एफ फ्रैक्चर स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √of गामा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ऐसा, सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज इक्वल टू √of गामा 1 डिवाइडेड बाई गामा 2, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए सिग्मा 1 के सामने सिग्मा 1 के सामने गामा 1 है, सिग्मा 2 के सामने गामा 2 है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, गामा 1 कितना है, गामा 1 आपका 0.9 है, 0.9। ठीक है, गामा 2 कितना है 0.1 है, 0.1 है, तो सीधा 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी है, सिग्मा 1 की वैल्यू 300 है ना, 300 मेगापास्कल, तो ये 300 डिवाइडेड बाय सिग्मा 2 हमको निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा √9 हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा ये। ठीक है, √9 की वैल्यू 3 होती है, तो सिंपल सिग्मा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 300/3 इज इक्वल टू 100 मेगापास्कल, कितना हो जाएगा 100 मेगापास्कल। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, इजी था ना, कुछ नहीं करना था, ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, बस
ध्यान से बनाना ऐसे क्वेश्चन के, जल्दबाजी में गलती मत करना बस, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसका ध्यान रखना, अंडर रूट का ध्यान रखना बस। फिर ऐसे क्वेश्चन तो मतलब बहुत आसान है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को कभी भी गलत करके हमको नहीं आना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। यहां पे क्या बोल रहा है, क्रिटिकल क्रैक लेंथ इन स्टील हैविंग फ्रैक्चर टफनेस दिया है, सपोर्टेड मोड 1 स्ट्रेस ऑफ, ठीक है। तो ये आप खुद से बनाइए इसको, ठीक है। इसको आपको खुद से बनाना है, ठीक है। इसमें क्या का देखो दिया क्या है, गिवन यहाँ पे आपको देखो KIC दे दिया गया है 45 मेगा पास्कल अंडर रूट m, ठीक है। और टू सपोर्ट मोड 1 ऑफ स्ट्रेस, मतलब ये फ्रैक्चर स्ट्रेस ही है, इतना सपोर्ट करना बोल रहा है, मतलब फ्रैक्चर स्ट्रेस दिया है कितना 400 मेगा पास्कल। क्या निकालना है, क्रैक का लेंथ निकालना है। तो सिंपल है ना, ये आपको पता है भाई इसकी वैल्यू क्या होती, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ। अब यहाँ पे देखो जियोमेट्री फैक्टर नहीं दिया है तो आपको उसको 1 लेके चलना है, याद रखना। अल्फा भी आता है यहाँ पे, उसका कोई वैल्यू नहीं दिया है, मतलब उसको 1 ही मानना है, ठीक है। तो सिग्मा एफ इंटू अंडर रूट पाई सी, तो इस फॉर्मूले के यूज से आप बना लीजिए, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं, सॉल्व दिस क्वेश्चन, है ना, यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूले का, है ना, यूज करके बनाइए इसके, है ना। और यहाँ पे आंसर देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा उतना, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्या बोला, फ्रैक्चर स्ट्रेस ऑफ ब्रिटल मटेरियल हैविंग क्रैक लेंथ ऑफ 1 माइक्रोमीटर इज 200 मेगापास्कल एंड फ्रैक्चर स्ट्रेस ऑफ सेम मटेरियल हैविंग क्रैक लेंथ ऑफ 4 माइक्रोमीटर। तो इसको आप लोग बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पे दो क्रैक लेंथ की वैल्यू दे दी गई है, सिग्मा 1 सिग्मा C1 C2 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। इसको भी आप लोग खुद से बनाओ, है ना। C1 दिया है कितना है 1 माइक्रोमीटर, C2 दिया है यहाँ पे 4 माइक्रोमीटर, ठीक है ना। तो अगर क्रैक लेंथ अगर 1 माइक्रोमीटर है तो फ्रैक्चर स्ट्रेस कितना है, तो सिग्मा 1 नाम दे दो, 200 मेगापास्कल है, तो बस सिग्मा 2 को निकालना है भाई आपको, है ना। तो निकाल लीजिए इसको, कैसे निकलेगा, सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई सिग्मा 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ C2 अपॉन C1। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज करके बनाओ, ठीक है। और चेक करो आंसर आता है कि नहीं आता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चंस इजी हैं काफी। क्रैक लेंथ का यहाँ पे रेशियो दिया है, तो रेशियो ऑफ फ्रैक्चर स्ट्रेंथ क्या होगा, ये भी आप बनाइए खुद से, ठीक है। ये भी आप खुद से बनाए, तो ये तो बहुत इजी है, इसमें पहले से रेशियो दे दिया गया है, ठीक है। पहले से रेशियो दे दिया गया है, चलिए इसको मैं बता देता हूं आपको। पहले से रेशियो दे दिया गया किसका भाई, क्रैक लेंथ का, मतलब C1 और C2 का रेशियो दे दिया गया है, कितना है 4:1 ये दे दिया गया है, ठीक है। तो भाई आपको आपको क्या निकालना है, अब रेशियो ऑफ फ्रैक्चर स्ट्रेस निकालना है, ठीक है। तो आपको पता है कि सिग्मा 2 इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ C2 अपॉन C1 होता है ना, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये C2 अपॉन C1 करोगे तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, 1/4 होगा ये, है ना, क्योंकि C1 कितना है, C1 C2 का रेशियो है ना 4:1, लेकिन यहाँ पे C2 C1 है, याद रखो, ठीक है। ये C1 अपॉन C2 था, यहाँ पे C2 अपॉन C1 है ना। इसलिए क्या होगा, ये 4:1 है, तो इधर आपको 1/4 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा 2 का रेशियो का 1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अंडर रूट 1/4 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। तो रेशियो क्या आ गया
रेशियो 2 आ गया बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय मीन्स ऑफ केमिकल मॉडिफिकेशन, बाय मीन्स ऑफ मतलब हमने कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन करके क्या किया, सरफेस एनर्जी ऑफ ए हाईली ब्रिटल मटेरियल इज डबल्ड without changing the elastic modulus, the approximate percentage increase in the fracture strength of material। मतलब ये बोल रहा है कि हमने कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन करके एक मटेरियल का जो सरफेस एनर्जी है, यही बोल रहे ना शायद, हाँ, सरफेस एनर्जी को हमने क्या कर दिया, डबल कर दिया। पहले सरफेस एनर्जी मान के चलिए 1 जूल पर मीटर था, पर मीटर स्क्वायर था, उसको हमने, है ना, क्या कर दिया, 2 जूल पर मीटर स्क्वायर कर दिया। तो उसका फ्रैक्चर स्ट्रेंथ में कितना इंक्रीज होगा, कितना परसेंट इंक्रीज होगा? तो सिंपल है, क्या बोला है, मतलब अज्यूम करो आप, अज्यूम कि सरफेस एनर्जी गामा 1 कितना है, 1 जूल पर मीटर स्क्वायर है, तो गामा 2 क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से डबल कर दिया हमने, तो 2 जूल पर मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इसके फ्रैक्चर स्ट्रेंथ में कितना परसेंट इंक्रीमेंट होगा? तो आपको पता है कि भाई सिग्मा 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा 1 डिवाइडेड बाय गामा 2। ठीक है, तो गामा 1 1 है, गामा 2 2 है, ठीक है। तो ये कितना आएगा, अंडर रूट 1/2, ये लगभग आ जाता है 0.707 है ना। अब परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना होगा, ये चीज यहां पे पूछ रहा है, ठीक है। तो परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालिए, सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इज इक्वल टू आपका 0.707 है ना, 707 आ रहा है। तो मतलब इंक्रीज कितना होगा ये निकालना है ना, तो आपको सिंपल सिग्मा टू कितना आ गया यहाँ पे, अगर आप सिग्मा 1 को ही बोलोगे तो कितना आ जाएगा, सिग्मा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.707 सिग्मा 2, ठीक है। और सिग्मा 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फिर, ये आपको हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन 0.707, तो सिग्मा 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 0.707, ये लगभग आ जाता है 1.41 सिग्मा 1। मतलब यहां से आप ध्यान से देखो कि सिग्मा 2 जो है सिग्मा 1 से कितना ज्यादा है, क्योंकि सिग्मा 1 की वैल्यू मान के चलिए कुछ भी 1 था, सिग्मा 1 की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल के लिए 1 था, तो सिग्मा 2 की वैल्यू कितनी बढ़ गई, कितना बढ़ गया भाई, पॉइंट कितना बढ़ा, इंक्रीमेंट कितना हुआ, इंक्रीज कितना हुआ फ्रैक्चर स्ट्रेंथ में, 0.41 ना, मीन्स कितना बढ़ा, 41%, कितना बढ़ा, 41%। सिंपल है ना, क्योंकि सिग्मा 1 की वैल्यू 1 थी, सिग्मा 2 की वैल्यू कितनी है, 1.41 सिग्मा 1 है, तो कितना इंक्रीज हुआ यहाँ पे, 0.41 का, 0.41 फ्रैक्शन में, मतलब परसेंटेज में कितना होगा, 41%, कितना बढ़ा, 41% बढ़ा, ठीक है। चलिए इसको हम बनाते हैं, चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, देखिए पढ़िए क्या बोल रहे हैं, ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट इन द फॉर्म ऑफ वेरी वाइड 10 mm थिक प्लेट। तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चरल कंपोनेंट जो है वो थिक प्लेट है, कितना है, थिकनेस उसका 10 mm है, इज टू बी फैब्रिकेटेड फ्रॉम 43440 स्टील। आगे देखो क्या बोल रहा है, इफ द डिजाइन स्ट्रेस लेवल ऑफ द कंपोनेंट इज 50% ऑफ द यील्ड स्ट्रेंथ, द क्रिटिकल फ्लो साइज इज, ठीक है, क्रिटिकल फ्लो साइज यहां पे क्या होगा, तो यहां पे भी सिंपल है, यहां पे बस ये बोल रहा है कि आपको 50% क्या करना है,
यील्ड स्ट्रेंथ का यहाँ पे लेना है, ठीक है। इफ द डिजाइन स्ट्रेस लेवल फॉर द कंपोनेंट ऑफ 50%, मतलब जो फ्रैक्चर स्ट्रेंथ है उसको एक तरह से बोल रहा है कि 50% यहां पे लिया जा रहा है, ठीक है। देखिए आप लोग कैसा बन सकता है ये काफी, यहां पे देखो सारा चीज की वैल्यू दे दी गई है, ठीक है। यहां पे आपका के दे दिया गया है, फ्रैक्चर टफनेस आपका यील्ड स्ट्रेंथ दे दिया गया है। यील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे नाम दे दिया गया है, एक्चुअली में ये फ्रैक्चर स्ट्रेंथ ही है, ठीक है। नाम यहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ भले दे दिया गया है, बट ये क्या है, आप इसको फ्रैक्चर स्ट्रेंथ लेके चलिए इसको, ठीक है। इजी है, इसमें कुछ प्रॉब्लम तो है नहीं। गिवन देखो क्या क्या है, लिखो गिवन देखो क्या बोल रहा है। गिवन यहाँ पे के का वैल्यू दिया फ्रैक्चर टफनेस का 60.4 मेगा पास्कल है ना, अंडर रूट एम, ठीक है। के दिया है ना, और दूसरा क्या दिया आपका, यील्ड स्ट्रेंथ दिया है। यील्ड स्ट्रेंथ मतलब यहाँ पे फ्रैक्चर स्ट्रेंथ मान के चलो उसको, ये कितना है 1515 मेगा पास्कल, 1515 मेगा पास्कल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना है, क्रिटिकल फ्लो साइज, मतलब वही सी की वैल्यू निकालनी, क्रिटिकल फ्लो साइज मतलब सी का वैल्यू निकालना है। फ्लो मतलब होता है क्रैक। अब यहाँ पे एक नया चीज दिया है कि भाई 50% आपको क्या लेके चलना है ना, स्ट्रेस लेवल कंपोनेंट इज 50% ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ, मतलब जो आपका यील्ड स्ट्रेंथ है उसका केवल 50% ही अप्लाई होना चाहिए। हम ऐसा डिजाइन कर रहे हैं, हम ये सोच के चल रहे हैं कि भाई इसका यील्ड स्ट्रेंथ इतना है, लेकिन हमको केवल इसका 50% ही इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको फ्लो साइज डिटरमाइन करना है, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला, 50% होना चाहिए, ठीक है। डिजाइन स्ट्रेस लेवल, कितने स्ट्रेस लेवल के लिए डिजाइन किया है, 50% ऑफ इट्स यील्ड स्ट्रेंथ, तो 50% ऑफ किसका लेना है, 1515 मेगा पास्कल का यील्ड स्ट्रेंथ का, मतलब वो कितना होगा, आधा हो जाएगा इसका, 50% मतलब आधा हो जाएगा, मतलब 757.5 मेगा पास्कल हो जाएगा, बस इतना ही था। अब वही फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए फिर से, जो हम बार बार करते आ रहे हैं, कि आई सी इज इक्वल टू सिग्मा एफ, या यहाँ पे आप सिग्मा वाई ले लो, ज्यादा अच्छा है, सिग्मा वाई अंडर रूट आई सी, है ना। तो फ्लो साइज यहां से निकालिए, के आई सी की वैल्यू कितनी दी गई है, 60.4, कितना दिया गया है 60.4 इज इक्वल टू सिग्मा एफ की वैल्यू कितना निकाला हमने, या सिग्मा वाई 757.5 इंटू आई सी, है ना। तो इसको आप इधर भेज दीजिए, तो 60.4 डिवाइडेड बाई 757.5 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पाई सी, ठीक है। तो पाई को भी इधर भेज दो, ज्यादा अच्छा है। तो ये अंडर रूट ऑफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60.4 डिवाइडेड बाई 757.5 इंटू ये आपका अंडर रूट पाई हो जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेटर में डाल के कैलकुलेट कर दीजिए, 60.4 डिवाइडेड बाई 757.5 इंटू अंडर रूट ऑफ पाई, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ सी इज इक्वल निकल जाएगा 0.04498। अब ये रूट को उधर भेजोगे तो स्क्वायर हो जाएगा ना, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये लगभग आ जाता है 2 इंटू 10⁻³ मीटर में आता है, ठीक है, मीटर में आता है, लेकिन आपको बताना है इसको mm में, ठीक है। ये ऑप्शनल वाला था, ऑप्शन देखो ये आई थिंक 2015 से पहले जितने भी क्वेश्चन है सब ऑप्शन वाला था, मतलब उस समय वो
न्यूमेरिकल डालने वाला ऑप्शन नहीं था, पूरा 4 ऑप्शन रहता था, ठीक है। तो मैंने इसमें ऑप्शन इंक्लूड किया ही नहीं है, डायरेक्टली आपको आंसर दे रहे हैं। तो उसमें mm में था, तो कितना हो जाएगा, c इज इक्वल टू 2 mm हो जाएगा। 10 की पावर -3 को हटा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 mm। तो इस तरीके से आपको निकालना है, ठीक है। तो आप लोग देख रहे होगे कि बार बार वही फॉर्मूला यूज हो रहा है, बस कंडीशन कई बार चेंज हो जा रहा है। किसी में मतलब डबल हो जाएगा बोल रहा है, किसी में 10% सेफ्टी मार्जिन, किसी में 50% कुछ। बस वो कंडीशंस को आपको थोड़ा सा समझना है बिफोर डायरेक्टली। अगर आपको फॉर्मूले में अप्लाई करने से पहले जो कंडीशंस है उसको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। उस कंडीशन को फुलफिल करो, सीधे फॉर्मूला में डालो। फॉर्मूला आप लोग देख रहे हो कि 2 ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, एक तो ये वाला यूज हो रहा है आपका फ्रैक्चर टफनेस वाला, और दूसरा ग्रिफिथ वाला। बस 2 ही क्वेश्चन यूज हो रहा है, 2 ही फॉर्मूला यूज हो रहा है। बाकी बस कंडीशन थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज करके बार बार उसी को रिपीट किए जा रहा है। तो बस वो कंडीशन को समझो और बस बना दो आप, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप लोग से बन जाना चाहिए, वही जो अभी हमने जो यूज किया है ना फॉर्मूला, उसी से बनेगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए मैं आपको बता ही देता हूं इस क्वेश्चन को भी, है ना। जहां पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा ट्रिक है, कुछ है, तो मैं बता रहा हूं। बाकी एकदम आसान है तो मैं उसको छोड़ दूं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन को अच्छे समझना। ए रोप इज अटैच्ड टू ए ग्लास शीट 10 सेंटीमीटर वाइड and 0.127 centimeter thick, containing a central crack with a length of 1.62 centimeter that is oriented parallel to the ground। ठीक है, आगे बोल रहा है द फ्रैक्चर टफनेस ऑफ ग्लास, ये ग्लास का फ्रैक्चर टफनेस दे दिया गया है। आगे बोल रहा है द लिमिटिंग लोड कैन बी हैंग फ्रॉम द रोप। तो यहां पे आपको लोड निकालना है, फ्रैक्चर स्ट्रेस की जगह लोड। तो पहले फ्रैक्चर स्ट्रेस निकालो, उसकी मदद से आपको लोड निकालना है, मैक्सिमम लोड या लिमिटिंग लोड वही है। तो क्यों, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, ये बोल क्या रहा है। क्वेश्चन है, बोल रहा है रोप इज अटैच टू ए ग्लास शीट। तो ग्लास शीट है कोई, इस तरीके से मान के चलो, ग्लास का कोई शीट है, ठीक है। ये बोल रहा है इसका ग्लास शीट ऑफ 10 सेंटीमीटर वाइड, तो इसका विथ कितना है, ये जो विथ है ये आपका कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर है। विथ कितना है, 10 सेंटीमीटर है। और थिकनेस कितना है, मतलब थिकनेस मतलब ये इसकी बात किया जा रहा है। थिकनेस यहाँ पे है 0.127 सेंटीमीटर, 0.127 सेंटीमीटर। अब इसमें बोल रहा है कि हमने क्या किया, एक रोप हमने अटैच किया है इसके साथ, एक रोप है ना, ठीक, कंटेनिंग ए सेंट्रल क्रैक, इसमें अंदर क्रैक भी है। अब देखो इसके अंदर बोला कि रोप हमने अटैच किया, कोई रोप, मतलब इस तरीके से हमने इसमें क्या किया है, मान के चलिए हमने एक ऐसा एक रोप इसके साथ अटैच किया है ऐसे, ठीक है। तो और उस रोप में हमने क्या लटकाया हुआ है, लोड। इस रोप में हमने क्या लटकाया हुआ है भाई, लोड। कोई मान के चलिए W अमाउंट ऑफ लोड हमने इसमें लटकाया हुआ है, वही वैल्यू आपको निकालना है। लिमिटिंग लोड की मैक्सिमम कितना लोड आप इसमें है ना लटका सकते हो बिफोर फ्रैक्चर, तो ये दिया है। आप बोल रहे हैं कि इसके अंदर क्रैक भी मौजूद है, इसके अंदर क्या है, क्रैक भी मौजूद है। क्रैक का लेंथ कितना है, 1.62 सेंटीमीटर, वो भी सेंट्रल क्रैक है। तो बोल रहा है कि भाई इसके सेंटर में क्या है, क्रैक है, सेंटर में क्रैक है। इसका लेंथ कितना है, 1.62 सेंटीमीटर है, ये क्रैक का लेंथ। तो ये सारा डिटेल है, ठीक है। तो आगे क्या दिया है, फ्रैक्चर टफनेस दिया है मटेरियल का, के का वैल्यू दिया है 0.83 मेगापास्कल, है ना, अंडर रूट मीटर। आपको लोड निकालना है, यहां पे क्या निकालना है, लिमिटिंग लोड।
तो देखो लोड कैसे निकालोगे, तो भाई सबसे पहले आप फ्रैक्चर स्ट्रेंथ निकालो। क्या निकालो यहाँ पे, सबसे पहले आप फ्रैक्चर स्ट्रेंथ निकालो, फिर इसकी मदद से आप क्या निकालोगे, आपको पता है भाई कि फ्रैक्चर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या है, लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो फिर ये कैसे निकालोगे, लोड इज इक्वल टू फ्रैक्चर स्ट्रेंथ इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसकी मदद से आपको निकालना है फाइनल। तो सबसे पहले क्या निकालो, फ्रैक्चर स्ट्रेंथ निकालो, जो ग्रिफिथ इक्वेशन है, लाइक ग्रिफिथ फ्रैक्चर जो टफनेस वाला जो फॉर्मूला है उसकी मदद से फ्रैक्चर स्ट्रेंथ निकालो, उसको इनटू कर दो क्रॉस सेक्शनल एरिया से। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ये वाला एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालना बहुत आसान है। यहाँ पे इसका आपका 10 सेंटीमीटर है और इसका 0.127 है। तो लेंथ इंटू विथ या थिकनेस इंटू विथ करो तो आपका एरिया निकल आएगा, है ना। सिंपल है। चलिए फिर बना ही देता हूं मैं इसको। तो के इज इक्वल टू क्या है, सिग्मा एफ रूट पाई सी। अब यहाँ पे सी का वैल्यू भी यहाँ पे लिख लो गिवन में। सी का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे बोला है कि सेंट्रल क्रैक बोला, सेंट्रल क्रैक का मतलब होता है इंटरनल क्रैक है। तो इंटरनल क्रैक कितना है, 1.62 सेंटीमीटर। तो सेंटर में है मतलब आपको 2c लेना पड़ेगा। 2c इज इक्वल टू कितना है, 1.62 सेंटीमीटर। तो c इज इक्वल टू इसका आधा हो जाएगा 1.62 बाई 2, ये आपका 0.81 होगा, 0.81 सेंटीमीटर। मीटर में कितना होगा, 0.81 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। ठीक है ना। तो इसी वैल्यू को आपको रखना है फॉर्मूले में। की का वैल्यू कितना दिया है, 0.83 सिग्मा एफ हमको निकालना है। इधर पाई इंटू सी का वैल्यू कितना निकाला हमने, 0.81 सेंटीमीटर है। तो इसको हमने 10 की पावर माइनस 2 लिया ताकि वो मीटर में हो जाए। तो सिग्मा एफ इज इक्वल टू क्या होगा, 0.83। अच्छा ये मेगा पास्कल में है ना, तो इसको आपको ठीक है मेगा पास्कल में है तो रहने दो। अच्छा लोड इसमें किस में पूछ रहे हैं, लोड आपको यहाँ पे न्यूटन में बताना है ना। ठीक है कोई बात नहीं, मेगा पास्कल बाद में न्यूटन कर लेंगे। तो 0.83, देखो यहाँ पे मेगा पास्कल रहने देते हैं, बाद में हम लोग क्या कर लेंगे, जब हम लोग लोड निकालेंगे उसमें मेगा को हटा लेंगे। तो ये क्या होगा, 0.83 डिवाइडेड बाई अंडर रूट पाई इंटू 0.81 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो 0.83 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ पाई इंटू 0.81 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो यहाँ पे सिग्मा एफ फ्रैक्चर स्ट्रेंथ निकल के आ जाता है 5.2 मेगा पास्कल। ठीक है, मेगा पास्कल मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5.2 इंटू 10 की पावर 6 पास्कल। ठीक है, पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है। तो एरिया कैसे निकालोगे आप, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विथ इंटू थिकनेस, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज इक्वल टू विथ इंटू थिकनेस। तो विथ कितना है, विथ यहाँ पे है 10 सेंटीमीटर। तो 10 इंटू ये कितना है 0.127। ठीक है, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया, ये आपका हो गया 1.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा आपका एरिया। तो सेंटीमीटर को आपको मीटर में करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 1.27 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर, है ना। सेंटीमीटर को करोगे सेंटीमीटर स्क्वायर को तो 10 की पावर माइनस 4 है ना, मीटर स्क्वायर हो जाता है। सिंपल जो मैंने शुरू में फॉर्मूला बताया था वो लगा लो, फोर्स इज इक्वल टू फ्रैक्चर स्ट्रेंथ इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो सिग्मा एफ कितना निकाला हमने, 5 मेगा पास्कल।
5.2 मेगा पास्कल, मेगा को आप लोग वो कर लो 10⁶ में, इंटू एरिया अभी कितना निकाला 1.27 है ना, 1.27 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, तो हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, इसको पास्कल में कर लिया। तो अब जो वैल्यू आएगी वो किसमें आएगी, न्यूटन में आएगी, क्योंकि भाई स्ट्रेस का वैल्यू क्या था, न्यूटन पर mm² था। हाँ, न्यूटन पर mm² था, और न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर में आएगा ये, नहीं ठीक है। और ये आपका एरिया किस में है, मीटर स्क्वायर में है, तो आंसर किस में आएगा भाई, न्यूटन में आएगा, है ना। तो लिमिटिंग लोड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए इसको 5। यहां पे आप सिंपली अगर आप चाहो ना, अगर आपको टाइम कम करना है तो ये 10 की पावर वालों को आप खुद से कर लो, बाकी को आप कैलकुलेटर की मदद से कर लो। तो 5.2 इंटू 1.27 ये आ जाएगा आपका 6.604 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि ये -4 है, ये 6 है, तो दोनों को अगर आप माइनस करोगे तो 2 ही आएगा ना। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 660, है ना, 0.4 न्यूटन, ये आपको वैल्यू आ गया आंसर। ठीक है, इस तरीके से बनाना था इसको। ठीक है, 660.4 न्यूटन। ठीक है, उतना ही आ रहा है। ओके, इस तरीके से बनाना है। चलिए ये क्वेश्चन को देखिए। हाँ, ये क्वेश्चन भी नया है काफी थोड़ा सा। अब देखिए यहां पे एक नया चीज है जो मैं उस समय नहीं बता पाया था, अभी मैं आपको बता देता हूं। क्या होता है कि यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा, सबसे पहले क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। इसमें क्या बोल रहे हैं, इन आइडेंटिकल क्रैक इज प्रेजेंट इन 2 स्टील प्लेट। तो 2 स्टील का प्लेट है जिसमें सेम टाइप का क्रैक प्रेजेंट है। ठीक है, ऑफ पॉइजन रेशियो 0.3, यहां पे पॉइजन रेशियो का जिक्र कर दिया गया है। आगे देखो, वन ऑफ थिकनेस मच longer than the crack size and other of much smaller thickness। ठीक है, if the fracture stress of thinner plate। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है, फ्रैक्चर स्ट्रेस यहाँ पे ना 6 नहीं, यहाँ पे सिग्मा करके है। ठीक है, ये बुक में गलत टाइप हुआ था, मैंने 2-3 जगह से सर्च किया तो ये सिग्मा है। अगर थिनर प्लेट का फ्रैक्चर जो स्ट्रेस है वो सिग्मा है, देन द फ्रैक्चर स्ट्रेस ऑफ थिकर प्लेट कितना होगा। ठीक है, अब देखिए जब यहां पे अगर पॉइजन रेशियो दे दिया गया और थिक प्लेट दे दिया गया ना, इसका मतलब ये क्या बताना चाह रहा है, देखिए नहीं, इसका यूज नहीं करता हूं मैं, खुद से बनाता हूं इसको मैं। देखिए अगर क्या बोला गया, थिक प्लेट, जब थिक प्लेट होता है ठीक है, जब थिक प्लेट होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि जो क्रैक जो मौजूद होते हैं ना, जैसे मैंने बताया था, जो क्रैक जो मौजूद होता है वो दूसरी तरफ एक्सपोज नहीं होता है। कल मैंने एक चीज आप लोगों को बताया था। ठीक है, हाँ, शायद पॉइजन रेशियो का भी कल मैंने जिक्र किया भी था शायद इसका। ठीक है, कि ये अगर जो थिक होता है प्लेट, मतलब क्रैक पूरे अंदर रहता है, क्रैक एक्सपोज नहीं होता है सरफेस में। ठीक है, क्योंकि क्रैक छोटा सा है तो वो किसी तरफ सरफेस में एक्सटेंड नहीं हुआ है, सेंटर में थिक प्लेट है इसीलिए। तो उस केस में क्या होता है, जो ग्रिफिथ का इक्वेशन है उसका मॉडिफाइड वर्जन हमको मिलता है, जहां पे हम पॉइजन रेशियो को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो आपका सिग्मा जो होगा एफ की वैल्यू थिक प्लेट के लिए, इसके लिए थिक प्लेट के लिए
वो मॉडिफाई हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा आपका 2e गामा, यहां पे आपका हो जाएगा 1 माइनस v स्क्वायर पाई सी। तो यहाँ पे v क्या है, यहाँ पे पॉइजन रेशियो है, v यहाँ पे क्या है, पॉइजन रेशियो है, पॉइजन रेशियो है यहाँ पे। ये किसके लिए होता है, थिक प्लेट के लिए, क्योंकि थिक प्लेट में देखो आपका पॉइजन रेशियो कब काम आता है, जब आप स्ट्रेस एक्स डायरेक्शन में लगा रहे हो तो आपका वाई डायरेक्शन में कैसा लगता है, अगर एक्स डायरेक्शन में एक्सटेंशन हो रहा है तो वाई डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, तो यहाँ पे उसको इंक्लूड किया गया है क्योंकि थिक प्लेट है, तो इस केस में आपको ये पॉइजन रेशियो को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, वही थिन प्लेट के लिए क्या होगा, थिन प्लेट के लिए तो आपको पता है, थिन प्लेट है तो यहाँ पे पॉइजन रेशियो का प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, पॉइजन रेशियो ये का यहाँ पे इंक्लूजन नहीं होगा, यहाँ पे हट जाएगा ये, तो 2e गामा पाई सी ये होता है थिन प्लेट के लिए। तो यहाँ पे बोल दिया गया है कि थिनर प्लेट का फ्रैक्चर स्ट्रेस सिग्मा है तो थिक प्लेट का कितना होगा। तो अगर आप देखो दोनों को अगर आप डिवाइड करो, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, मान चलिए दोनों को आप एक दूसरे में डिवाइड कर दो, थिक और थिन वाले को, तो देखो क्या आ जाएगा ये, तो मैं यहाँ ये लिख देता हूँ सिग्मा, मैं इसको सिग्मा इसमें छोटे में लिखना पड़ेगा, मान लीजिए सिग्मा थिक है ना डिवाइडेड बाई सिग्मा थीन। अगर इसको इक्वल करोगे आप, दोनों को अगर आप देखो इक्वल करोगे तो क्या होगा, इसमें एक्स्ट्रा पार्ट क्या है, बाकी चीज तो कट जाएगा, बस ये वाला रहेगा है ना 1 माइनस वी स्क्वायर वाला, तो थिक अपॉन थीन है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन अंडर रूट की वैल्यू आपकी मिल जाएगी 1 अपॉन है ना अंडर रूट 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर। ये कैसे मिलेगा, क्योंकि जब आप दोनों को भाई डिवाइड करोगे, देखो दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो बाकी सब तो सेम है ना, 2e गामा पाई सी वो सब कट जाएगा, केवल क्या बच जाएगा ये वाला, क्योंकि ये 1 माइनस वी स्क्वायर टर्म इसमें नहीं है, तो वही बच जाएगा ना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, v का वैल्यू देखो दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया है 0.3 दिया हुआ है, तो ये 1 अपॉन 1 माइनस 0.3 का स्क्वायर ये हो जाएगा। तो फाइनल इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए अंडर रूट 1 अपॉन 1 माइनस 0.3 का स्क्वायर, तो ये सिग्मा थिक अपॉन सिग्मा थीन इज इक्वल टू आपका आ जाता है 1.048। तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या बोला है, थिनर प्लेट का तो बोला है कि वो सिग्मा है, थिनर प्लेट का जो फ्रैक्चर स्ट्रेंथ है वो सिग्मा, उसको मैं सिग्मा ही ले लेता हूं, तो क्या हो जाएगा सिग्मा थिक इज इक्वल टू, इसको सिग्मा ही बोला है तो ये 1.048 सिग्मा, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से बनेगा है ना। उसमें ऑप्शन था, मतलब इस क्वेश्चन में ऑप्शन था, अलग अलग ऑप्शन था, जैसे इसमें ऑप्शन क्या क्या था, इसमें लिख देता हूं मैं, इसमें ऑप्शन था 1.05 सिग्मा का ए करके, तो यही आंसर है देखा जाए तो। इसमें बी ऑप्शन था 1.2 गामा करके, सी ऑप्शन था इसमें आई थिंक 1.5 गामा करके, और डी ऑप्शन था इसमें, डी ऑप्शन था 2 गामा करके। तो आंसर कौन सा होता है, ये वाला आंसर होता है आपका, कौन सा, ये वाला 1.05 सिग्मा, जो किसके लिए होगा, थिक प्लेट के लिए। अगर थिन प्लेट के लिए सिग्मा है तो थिक प्लेट के लिए आपका, अगर ये अप्रोक्सीमेटली कितनी वैल्यू कितनी आ गई 1.05 सिग्मा। ठीक है, तो इस तरीके से बनना था इसको। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे एक्सपेक्टेड प्लेन स्ट्रेंथ फ्रैक्चर टू टफनेस KIC ऑफ द मटेरियल पोजेसिंग यील्ड स्ट्रेंथ so is to determine KIC specimen thickness should be। अच्छा, अब यहाँ पे फिर एक आई थिंक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है,
हाँ, अब यहाँ पे एक नया चीज देखो आ रहा है, प्लेन फ्रैक्चर टफनेस करके आ रहा है। प्लेन स्ट्रेन फ्रैक्चर टफनेस क्या होता है, जब मटेरियल का थिकनेस बहुत ज्यादा होता है, जैसे मैंने अभी आप लोग को बताया था, ठीक है, कि अगर थिकनेस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब देखो एक चीज यहाँ पे और बता दूं मैं, जो फ्रैक्चर जो होता है दो टाइप का होता है, प्लेन स्ट्रेन फ्रैक्चर होता है, प्लेन स्ट्रेस फ्रैक्चर होता है, ठीक है। तो जो थिन प्लेट होता है, थिन प्लेट, अभी तक जो हम लोग जितना भी पढ़ रहे हैं थिन प्लेट, उसमें आपका होता है प्लेन स्ट्रेस फ्रैक्चर, उसको बोलते हैं प्लेन स्ट्रेस फ्रैक्चर, ठीक है, प्लेन स्ट्रेस फ्रैक्चर। और जो थिक प्लेट होता है, थिक प्लेट, उसमें जो होता है फ्रैक्चर, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन स्ट्रेन फ्रैक्चर, वो होता है आपका प्लेन स्ट्रेन फ्रैक्चर। तो बोल रहा है कि हम एक्सपेक्ट, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोले देखो, दी एक्सपेक्टेड प्लेन स्ट्रेन फ्रैक्चर, मतलब यहाँ पे थिक प्लेट की बात किया जा रहा है, प्लेन स्ट्रेन फ्रैक्चर, यहाँ पे के आई सी की वैल्यू कितनी दी गई है, के फ्रैक्चर टफनेस ऑफ मटेरियल पोजेसिंग यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ, यहाँ पे सिग्मा वाई दिया गया है, यील्ड स्ट्रेंथ कितना है आपका 1200 मेगा पास्कल, ठीक है। और ये आपका फ्रैक्चर टफनेस की वैल्यू है 60 मेगा पास्कल, ठीक है, अंडर रूट मीट, ठीक है। टू डिटरमाइन द फ्रैक्चर टफनेस मिनिमम स्पेसिमेन थिकनेस कितना होगा, इसके लिए यहाँ पे एक नया फॉर्मूला आएगा। स्पेसिमेन थिकनेस पूछ रहे हैं, यहाँ पे क्रैक का लेंथ नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, मिनिमम स्पेसिमेन थिकनेस बोल रहा है, ठीक है। तो मिनिमम स्पेसिमेन थिकनेस का एक फॉर्मूला है, ठीक है, जो मैंने पिछले लेक्चर्स में नहीं बताया था आपको, तो यहाँ पे ये लिखो आप, फॉर प्लेन स्ट्रेन फ्रैक्चर जो कि किसमें होता है, थिक प्लेट में, मिनिमम प्लेट थिकनेस, यार यही है, वही पूछ रहा है ना, मिनिमम स्पेसिमेन थिकनेस बोल देता हूं, प्लेट ना बोल के, मिनिमम स्पेसिमेन थिकनेस, इसको बी से डिनोट करते हैं, है ना। फॉर्मूला इसका है बी इज इक्वल टू 2.5, इसकी हो जाएगा के फ्रैक्चर टफनेस डिवाइडेड बाय यील्ड स्ट्रेंथ का स्क्वायर। ये एक नया फॉर्मूला है, ये आपका मिनिमम स्पेसिमेन थिकनेस है फॉर प्लेन स्ट्रेन फ्रैक्चर। तो अगर आपको ये पूछता है मिनिमम स्पेसिमेन थिकनेस कितना होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला को याद रखना है। तो सिंपल है, यहाँ पे वैल्यू को डालो, b इज इक्वल टू 2.5, तो फ्रैक्चर टफनेस कितना दिया है क्वेश्चन में, 60 मेगा पास्कल है, ये 60 हो जाएगा डिवाइडेड बाय सिग्मा वाई आपका 1200 है, 1200 ही है ना, हाँ 1200 मेगा पास्कल है, तो होल स्क्वायर। तो b इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए, 2.5 इंटू 60/1200 होल स्क्वायर, तो ये लगभग आ जाएगा आपका 6.25 इंटू 10⁻³ मीटर। तो mm में इसका वैल्यू आ जाएगा b इज इक्वल टू 6.25 mm। तो मिनिमम स्पेसिमेन थिकनेस कितना चाहिए, 6.25 mm फॉर प्लेन स्ट्रेन फ्रैक्चर, ठीक है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे बनाना है इसको, ये आपको मेथड याद रखना है, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये तो फिर वही आ गया, दो सैंपल का क्रैक लेंथ का रेशियो दिया है, तो आपको दोनों का टेंसाइल स्ट्रेंथ का या फ्रैक्चर स्ट्रेंथ का रेशियो निकालना है, तो वही है, ये हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 10 mm थिक, है ना, थिक EN24 स्टील यील्डेड ए वैलिड प्लेन स्ट्रेन फ्रैक्चर टफनेस ऑफ, फ्रैक्चर टफनेस दिया है मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, तो यहाँ पे भी वही वाला लगाना है, ठीक है। यील्ड स्ट्रेंथ पूछा है ना, और देखो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें क्रैक लेंथ नहीं दिया है,
क्योंकि देखो आपका इक्वेशन जो आप यूज करते हो, शॉर्ट, आपको एकदम शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं, आप जो यूज करते हो फ्रैक्चर टफनेस इज इक्वल टू फ्रैक्चर स्ट्रेंथ एंड अंडर रूट पाई सी। यहां पे देखिए पूछा क्या गया है, यील्ड स्ट्रेंथ पूछा है, यील्ड स्ट्रेंथ पूछा है, फ्रैक्चर टफनेस बताया है, लेकिन यहाँ पे तीन अननोन है, यहाँ पे तीन अननोन है, लेकिन दिया एक ही का वैल्यू है, ध्यान से देखो, तो ऐसे में तो बन नहीं पाएगा ना, तो ये इक्वेशन का यूज नहीं होगा ऐसी जगह पे। यहाँ पे देखो और पूछ क्या रहा है, यील्ड स्ट्रेंथ पूछ रहा है ना कि फ्रैक्चर स्ट्रेंथ पूछ रहा है, तो सिंपल ये फॉर्मूला काम ना आके कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, ये वाला, b इज इक्वल टू 2.5, ठीक है, 2.5 फ्रैक्चर टफनेस डिवाइडेड बाय फ्रैक्चर स्ट्रेंथ, या फ्रैक्चर स्ट्रेंथ नहीं बोलते इसको यील्ड स्ट्रेंथ ही बोलते हैं, स्क्वायर। तो यहां से आप निकाल लीजिए किसका वैल्यू, यील्ड स्ट्रेंथ का, क्योंकि बी वहां पे क्या है, बी का वैल्यू 10 mm है, यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या है, 10 mm है, मतलब 10 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। तो आप इसको रख लीजिए, आप 10 की पावर -2 हो जाएगा ये, है ना, 2.5। तो आप इसको बनाइए, 80 मेगापास्कल है, हाँ मेगापास्कल में ही चाहिए वैल्यू, तो उसको चेंज मत करिए, 80 अपॉन सिग्मा वाई का स्क्वायर। तो यहाँ पे सिग्मा वाई आप निकाल सकते हो बड़ी आसानी से, ठीक है। वैसी है, यहाँ पे भी देखना चाहो तो यील्ड स्ट्रेंथ पूछा, तो यील्ड स्ट्रेंथ अगर आपको निकालना है तो ऑन द बेसिस ऑफ प्लेट थिकनेस आपको निकालना पड़ेगा, या स्पेसिमेन थिकनेस, तो ये आपको फॉर्मूला यूज करना है आपको, ठीक है। चलिए इसको आप निकाल लीजिए, ये यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन है मिनिमम प्लेट थिकनेस वाला, ठीक है, तो सेम वही फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे भी देखो k का वैल्यू दिया हुआ है, फ्रैक्चर स्ट्रेंथ का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको प्लेट थिकनेस निकालना है, फिर वही फॉर्मूला यूज करना है, प्लेट थिकनेस b इज इक्वल टू 2.5 फ्रैक्चर टफनेस डिवाइडेड बाय इसका यील्ड स्ट्रेंथ दिया है सिग्मा वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की मदद से आप निकालिए, b का वैल्यू यहां पे निकालना है, ठीक है, मिनिमम प्लेट थिकनेस। ये ऐसा क्वेश्चन काफी पहले पूछा गया था, देख रहे हो 2007 या 2006 में चालू हुआ है, उससे पहले पूछा गया, उसके बाद से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है ऐसा वाला, लेकिन याद रखिए कभी भी आ सकता है। ये क्वेश्चन तो आप लोग बना ही लोगे। इसमें देखो सैंपल का क्या दिया गया है भाई, क्रैक का, सेंट्रल क्रैक का लेंथ दिया है G1, सेंट्रल क्रैक दिया, मतलब 2C की वैल्यू दे दी है कितनी, 4 माइक्रोमीटर, तो भाई C वैल्यू कितना आ गया, 2 माइक्रोमीटर आएगा। आगे क्या दिया है, दी इलास्टिक मॉडुलस, मतलब E की वैल्यू 70 गीगापास्कल है, ठीक है, और सरफेस एनर्जी दे दिया गया है 1 जूल पर मीटर स्क्वायर। तो ये उसमें क्या निकाल रहे हैं, आपको फ्रैक्चर स्ट्रेंथ निकालना है, तो भाई इस फॉर्मूले की मदद से निकाल लो आप, 2E गामा डिवाइडेड बाय पाई सी, ठीक है। इसको आप खुद निकालिए, ये तो फॉर्मूला बेस्ड है, ये कई सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा लिया है आपको, देखिए आंसर आता है कि नहीं आता है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये भी है इजी, बना सकते हो इसको आप। ए थिक प्लेट ऑफ एन अलॉय कंटेनिंग ए सेंट्रली लोकेटेड क्रैक ऑफ लेंथ 60 mm का लेंथ है, सेंटर पे है, सेंटर पे है, तो जान लीजिए आपको क्या करना है, विड्थ है प्लेट का 300 mm, if the plate fails and applied axial stress of 100 meganewton per meter square, calculate the plane strain fracture, प्लेन स्ट्रेन फ्रैक्चर टफनेस। तो टफनेस यहाँ पे आपको निकालना है, सब कुछ दिया गया है, क्रैक का लेंथ दिया हुआ है और उसका फ्रैक्चर स्ट्रेंथ दिया हुआ है, तो भाई फ्रैक्चर टफनेस निकालना तो बहुत आसान है, कई बार हम क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग को करिए, कोई भी दिक्कत आता है, कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप लोग कभी भी मुझसे पूछ सकते हो, उस पर व्हाट्सएप करके या कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उससे अच्छा फ्रेश माइंड से हम लोग कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कल हम लोग पढ़ने वाले हैं फटीग के बारे में, फटीग और जो कंपोजिट से रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, वो हम देखेंगे कल, ठीक है। कोशिश करेंगे दोनों टॉपिक हो जाए कवर, नहीं होगा तो कोई एक टॉपिक को कवर करेंगे, या दूसरा टॉपिक का थ्योरी पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल कल परसों कर लेंगे, ओके। तो ये फ्रैक्चर वाला टॉपिक यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। चलिए कल मिलते हैं हम लोग, आप लोग बढ़िया से पढ़िए,
प्रॉपर नोट्स बनाइए, जो डाउट होता है वो आप उससे पूछिए। और जैसे आप लोग बोल रहे थे कि टेस्ट का, तो मैं बना रहा हूँ टेस्ट, अभी तक जितना हुआ है फिजिकल मेटलर्जी, मैकेनिकल मेटलर्जी, तो उसका एक मॉक टेस्ट मैं जल्दी ही लेने वाला हूँ। ठीक है, ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक यू सो मच।